हेलो स्टूडेंट, मैं सत्ता सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आइए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित अध्याय 10 व्रत के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अध्याय 10 व्रत। और हम कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं? क्लास 9th। आप तो समझ ही गए होंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले, चूंकि हम इस सीरीज में सबसे पहले एक अंक वाले प्रश्नों को हल करा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम अध्याय 10 जो प्रश्न बैंक में एक अंक वाले प्रश्न दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आसानी से जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आएँ तो आपको वीडियो बहुत जल्दी मिल जाए और आसानी से आप उन वीडियो को देख सकें और आपकी तैयारी में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा हमने कहा कि आज का हमारा टॉपिक है व्रत, तो थोड़ा सा व्रत के बारे में कुछ स्मरणीय बिंदु हैं जो आपको जानना जरूर अति आवश्यक है, तभी आपको एक अंक वाले प्रश्न बन पाएंगे। तो चलिए हम कुछ बातें कर लेते हैं। पहला जो स्मरणीय तथ्य है वो ये है कि आपने घड़ी देखा होगा, सभी बच्चे ने घड़ी देखे हैं ना। घड़ी सभी के घरों में होती है। तो यदि आपने घड़ी देखे हों तो घड़ी में जो सेकंड की सुई होती है, इस तरीके से सभी के घर में एक घड़ी होती है। इसमें क्या होता है, एक सेकंड की सुई होती है जो इस तरीके से स्पीड से चलती जाती है, ऐसा ऐसा चलती रहती है ना। घड़ी की सुई चलती है ना चारों तरफ, तो आपने देखा होगा। तो ये चक्कर लगाती हुई जो पथ बनाती है, इसे ही क्या नाम दिया गया है? व्रत नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? व्रत नाम दिया गया है। चलिए, तो यानी व्रत की जो आकृति है वो इस तरीके से आपको दिखाई देने वाली है। यानी निश्चित बिंदु से यदि हम कोई एक निश्चित दूरी लेकर यदि हम एक पथ बनाएं, गोलाकार पथ बनाएं, तो ये जो गोलाकार पथ होता है इसी को क्या नाम दिया जाता है? व्रत नाम दिया गया है। ठीक है। तो और ये निश्चित बिंदु जो है जिसके चारों ओर ये पथ बना है, ये क्या कहलाता है? व्रत का केंद्र कहलाता है। यहाँ पर लिखा है अगले पॉइंट में कि स्थिर बिंदु को व्रत का केंद्र कहते हैं। व्रत की त्रिज्या यानी केंद्र से ये मार्ग तक की दूरी, और ये जो मार्ग बना है इसको परिधि नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? परिधि नाम दिया गया। तो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? व्रत की त्रिज्या कहलाएगी, है ना। ये याद रखना है अपन को। ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये दो बातें आपको क्लियर हो गई होगी और इस तरीके से आप धीरे धीरे चीज़ों को समझते जाएंगे। केंद्र ओ, त्रिज्या आर, और यह त्रिज्या जो होती है उसको हम काय से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं? उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो और केंद्र जो है वो ओ है, दिख रहा होगा, ये केंद्र ओ है ना। और ये जो ओ पी है यानी ओ से पी, ये पी जो है ये व्रत बना है, वृत्तीय पथ है ना। तो ये वृत्तीय पथ तक की दूरी हो गई त्रिज्या। ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि यदि हम इसके व्रत को निर्देशित करने की यदि हम बात करें, सांकेतिक रूप से हम इसको कैसे प्रदर्शित करें, तो ये होता है सी, मतलब होता है सर्किल यानी व्रत, और इसमें ओ होता है केंद्र और त्रिज्या होती है आर। तो इस तरीके से इसको व्यक्त करने का एक तरीका होता है ना। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण और बातें हैं जो आपको एक एक करके जल्दी जल्दी से देख लेना है। कि पहली महत्वपूर्ण बात है ना, कि एक व्रत उस तल को जिस जिस पर वह स्थित होता है तीन भागों में विभाजित करता है। यानी व्रत जहाँ पर बनेगा उस व्रत के तीन तरीके के भाग कहलाएंगे। पहला, व्रत के अंदर का भाग, जिसे क्या कहा जाएगा? अभ्यंतर। ये आपको याद भी रखना है कि व्रत के अंदर का जो भाग होता है उसे अभ्यंतर कहा जाएगा, है ना। ये नाम बिल्कुल रटा रहना चाहिए। व्रत एवं व्रत के बाहर का भाग बहिर्भाग कहलाएगा, यानी ये बाहर का है ना। व्रत के बाहर का हिस्सा क्या कहलाएगा? बहिर्भाग कहलाएगा। व्रत तथा दूसरा अभ्यंतर मिलकर वृत्तीय क्षेत्र बनाते हैं। यानी अभ्यंतर और बहिर्भाग है ना, व्रत तथा दूसरा अभ्यंतर मिलकर वृत्तीय क्या बनाते हैं? क्षेत्र बनाते हैं। ठीक है। तो ये तीन महत्वपूर्ण बात है, याद रखिए आप इनको। चलिए, इसके बाद है केंद्रीय व्रत। क्या है? एक ही केंद्र वाले व्रत को केंद्रीय व्रत कहा जाता है। यानी हम कहें कि एक केंद्र है और एक व्रत ये बना, इसी को केंद्र मान के और थोड़ा सा व्रत बन गया, तो ये जो है ये क्या कहलाते हैं? केंद्रीय व्रत कहलाते हैं। ठीक है। व्रत की चाप। ठीक है। तो व्रत की चाप क्या है? सतत भाग को व्रत की चाप कहा जाता है। ठीक है। तो ये पूरी महत्वपूर्ण जो बातें हैं इनको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए और आप इनको अच्छे से ध्यान रखिए कि जैसे कि व्रत के केंद्र से जाने वाली जीवा को व्रत का क्या कहा जाता है? व्यास, है ना। ये आपको याद रखना है। व्यास व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण तथ्य है और ये आपको रटा रहना चाहिए कि व्यास जो है वो सबसे बड़ी जीवा होती है व्रत के अंदर की। ठीक है।
व्यास और त्रिज्या में एक संबंध दिया गया है, ये भी आपको याद रहना चाहिए कि व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है। व्रत का खंड क्या होगा, लघु खंड क्या होगा, है ना, दीर्घ खंड क्या होगा, ये सारी बातें इसमें समझाई गई है। देखिए आप ध्यान से देखिएगा। तो एक व्रत है, तो एक व्रत में हम यदि एक जीवा बना दें, यानी बीच में एक भाग ऐसा लिख लाइन खींच दें, तो ये क्या कहलाएगी, ये लाइन जो है मतलब किसी भी व्रत में एक लाइन खींच दें जो व्रत को प्रतिच्छेद करे, तो जो एक रेखाखंड बनेगा परिधि को टच करता हुआ, वो क्या कहलाता है, जीवा कहलाती है। ठीक है। तो जीवा इसको 2 भाग में काटता है। छोटा वाला जो चाप होगा वो लघु चाप कहलाएगा, और बड़ा वाला जो है वो दीर्घ चाप कहलाएगा। ठीक है। यदि हम 2 हिस्से में इसको काट दे तो ठीक है। तो इस तरीके से इसमें सारी चीज़। अर्धव्रत क्या होगा, इसको आधा कर देंगे तो ये अर्धव्रत बन जाएगा। इस तरीके से बड़ी महत्वपूर्ण बातें इसमें लिखी गई है। आप सारी बातों को अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लें, और इनको पॉज करके वीडियो को, इनको सभी को आपको नोट कर लेना है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं पूरी बात यदि करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम सीधे प्रश्न में आ रहे हैं चूँकि, इसलिए इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये सब अपनी कॉपी में आप नोट ज़रूर कर लें। ठीक है। चलिए, तो अब हम आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न में, है ना। क्योंकि हमको प्रश्न कराना था इसलिए हम सीधे प्रश्न में आते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो प्रश्न एक एक करके हम सॉल्व करना प्रारंभ कर रहे हैं। पहला प्रश्न हमको दिया गया है कि 3 आसनरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने व्रत खींचे जा सकते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर है 1, है ना। आसमरेख बिंदु 3 यदि आसमरेख बिंदु है और यदि उससे हमको व्रत खींचना है तो केवल एक ही व्रत हम खींच सकते हैं, इससे ज़्यादा व्रत हम नहीं खींच सकते। ठीक है। दूसरा है अर्धव्रत पर बना कोण होता है। तो अर्धव्रत पे बना कोण समकोण होता है। समकोण यानी 90 अंश। तो 90 अंश कहाँ दिख रहा है, ये सा दिख रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सा। ये आपको याद भी रख लेना है बिल्कुल, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। चलिए, तीसरा है किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। तो सम्मुख कोणों का योग होता है 180 अंश। यानी कोई भी चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोण, यानी ये कोण है तो इसके सामने वाला कोण ये कहलाएगा, है ना। तो इन दोनों का योग जो है वो 180 अंश होगा, या हम बोलें कि इन दोनों का योग 180 अंश होगा। ठीक है। यानी आमने सामने का, इसी को बोला जाता है सम्मुख कोण। ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला, तो 3 हो गए प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है कि पार्श्व चित्र में कोण बी का मान होगा। थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही है तो अपन थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। ये जो चित्र दिया है इसमें कोण बी का मान आपको बताना है। तो कोण बी मतलब ये, है ना। और कोण बी के सामने कितना दिख रहा है, 100। तो हमने कहा था कि आमने सामने यदि चक्रीय चतुर्भुज है और आमने सामने कोण क्या वो कितना होता है, 180। तो 100 है और इसको मिला के 180 होना चाहिए, तो क्या और लगेगा, 80 और लगेगा, है ना, तभी तो 180 होंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि जो कोण बी का मान है वो कितने अंश होने वाला है, 80। यानी द का जो है वो बिल्कुल सही आंसर कहलाएगा। ठीक है। चलिए आगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई होगी। इसमें एक थ्योरम लग रही है स्टूडेंट, है ना। और थ्योरम लगेकर इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो उत्तर आता है वो आता है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। क्या आता है, 4 सेंटीमीटर। तो एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा कि ये 4 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा। वैसे तो 4 सेंटीमीटर का आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ हम आगे बढ़ें। तो प्रश्न क्रमांक 6 हमें दिया है कि ए बी सी डी एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी ए बी चतुर्भुज के परिगत वृत्त का एक व्यास है। तो कोण ए डी सी 140 अंश है। तो कोण बी ए सी का मान होगा। तो कोण बी ए सी का जो मान होने जा रहा है वो होगा 50, क्योंकि 140 है उसके सामने 50 और लगेंगे तभी तो 140 अंश दिया गया है ना। तो कोण बी ए सी का मान हमको निकालना है। यदि हम इसको डायग्राम बनाकर सॉल्व करते हैं और डायग्राम बनाकर जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 50 अंश। ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। यदि हमको एक प्रश्न दिया है ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 16 सेंटीमीटर, ए बी रेखाखंड बी सी पर लंब है, तो ए बी और सी से होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होने वाली है, तो इसका आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये सारे सॉल्यूशन वाले हैं तो हम सिर्फ उत्तर बता रहे हैं आपको प्रश्न बैंक के, तो आप मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है थोड़ा सा इसमें नीचे करना पड़ेगा, है ना। चलिए ठीक है।
अब हमारे पास अगला है कि किसी वृत्त ए डी एक व्यास है और ए बी एक जीवा है। ए डी बराबर 34 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 30 सेंटीमीटर। तो वृत्त के केंद्र ए बी की दूरी होगी, तो ए बी की हमको दूरी बताना है, तो इसका सही आंसर होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दी गई आकृति द्वारा अंकित कोण का मान होगा। तो यहाँ पर आकृति में ये कोण क्या है, 20 अंश। तो याद रखना कि किसी भी चाप के द्वारा, है ना, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, यानी 20 है तो इसका डबल यहाँ होने वाला है। तो यहाँ डबल मतलब 40 अंश। तो 40 अंश कहाँ है, 7। तो इसका सही आंसर क्या कहलाएगा, 40 अंश। तो है ना, इस तरीके के डायग्राम को आप बिल्कुल अब इमेज बना लीजिए। ठीक है, यदि दो वृत्त की त्रिज्या बराबर है तो वे वृत्त आपस में होते हैं। तो यदि दोनों मतलब बराबर आ रहे हैं तो वो कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे, एक जैसे ही होंगे, त्रिज्या समान है तो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 11 यहाँ दिया है कि एक वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो वृत्त की त्रिज्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसका आंसर तो आप बता ही सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न नहीं दिख रहा है तो अपन इसको देखते हुए थोड़ा नीचे करके लिख लें। तो इसका क्या आएगा, यानी 4 सेंटीमीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो 4 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि व्यास है 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या पूछा है। तो अब इसको आप ऐसा भी याद रख लें कि व्यास जो होता है हमेशा डबल होगा त्रिज्या के। तो ना, तो 8 है व्यास, तो त्रिज्या उसकी आधी, है ना, 4। त्रिज्या 4, व्यास 8, व्यास डबल होता है, दुगना होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ रहे हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 हमारे पास है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए हम रिक्त स्थान की पूर्ति एक एक करके हम करते जाएंगे, है ना। तो रिक्त स्थान की पूर्ति है हमारे पास, हम पूरा एक ही स्क्रीन में आ जाए इसलिए हम इस तरीके से कर रहे हैं इसको। ठीक है, चलिए अब हमारे पास है रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला, वृत्त के का केंद्र वृत्त के खालिस्तान में स्थित होता है। तो अब बताइए कहाँ पर होता है, अंदर होता है या बाहर होता है, तो केंद्र तो अंदर ही होता है, तो इसलिए अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, अभ्यंतर, यानी इसका सही आंसर आएगा अभ्यंतर, है ना। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी वृत्त की त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के खालिस्तान में स्थित होता है। तो ये कहाँ पर होना चाहिए भाई, थोड़ा सा दिमाग यदि आपका चले तो ये कहाँ होता है, बाहर होता है, बाहर मतलब बहिर्भाग। ठीक है, एक चाप खालिस्तान होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। एक चाप कैसा होगा, यानी हम कुल मिला के ये बताना चाह रहे हैं कि एक चाप खालिस्तान होता है जब उसके सिरे व्यास हों। तो वो चाप जो है, यदि व्यास सिरे यदि होंगे उसके, तो वो चाप क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त होगा, है ना, आधा हो जाएगा वृत्त का, क्या होगा वो, अर्धवृत्त। ठीक है, वृत्तखंड एक चाप तथा खालिस्तान के बीच का भाग होता है। तो वृत्तखंड की यहाँ पर बात की गई है, तो वृत्तखंड जो है वो चाप तथा जीवा, है ना, लाइन जो होती है उसको जीवा बोलते हैं, तो जीवा के बीच का भाग होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का, तो सबसे बड़ी जीवा वृत्त की कौन सी होती है, व्यास होती है ना। तो सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी, ये आपको याद रखना है। अर्धवृत्त का कोण खालिस्तान होता है तो समकोण होता है, यानी 90 अंश का कोण होता है। उम्मीद है हमको समझ में आ रहा होगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश हो रहा है। ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए इनको तो आप बिल्कुल याद रख लीजिए, 180 अंश होता है। ठीक है, अब यदि किसी वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हो तो वे कैसे होंगे, सर्वांग सम। ये पूरे वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो अभी हमने ऑब्जेक्टिव में करे हैं, सर्वांग सम। ठीक है, चलिए वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, तो समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित, रट लो इसको तो, है ना। तो क्या करता है, समद्विभाजित, यानी समान दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, चलिए और इसके बाद है 10वां है, तो 10वां प्रश्न लाने के लिए हमको ये मिटाना पड़ेगा, तो इसको जल्दी से आप पॉज करके इतना नोट कर लीजिए और फिर आगे देखिएगा। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक अब आ रहा है 10वां। तो प्रश्न क्रमांक 10वां है कि वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को वृत्त की खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई साहब, क्या कहते हैं, नाम सुन चुके हैं हम बार बार, क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। चलिए, वृत्त के एक ही खंड के दो कोण, एक ही खंड के कोई दो कोण खालिस्तान होते हैं।
तो कैसे होंगे भाई, एक ही खंड के हैं और दो यदि कोण की हम बात करें तो कैसे होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर होंगे। हम थोड़ा रुक कर इसलिए बता रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा दिमाग भी लगाएं, है ना, केवल रटे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास खालिस्तान हो गया। अब हम सत्य असत्य की बात कर लेते हैं। तो सत्य असत्य में हम केवल यहाँ पर बताते जाते हैं आपको सत्य असत्य की कैसे सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है हमको सत्य असत्य का, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो क्या आंसर आएगा इसका, बिल्कुल सही आंसर यानी सत्य। एक वृत्त के में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है, यानी समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये हो जाएगा असत्य। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। तो दीर्घ चाप होगा या नहीं होगा, तो ये भी गलत बात है, तो ये भी असत्य आ जाएगा। वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी होती है वृत्त का व्यास है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि वृत्त का जो व्यास है वही क्या है, त्रिज्या से दोगुना है, यानी सही बात है। त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है ना। तो ये मेरे हिसाब से आप बताइए क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए ना, कि सत्य होना चाहिए, गलत, है ना। चलिए, वृत्त एक समतल आकृति होती है। तो वृत्त कैसी आकृति, समतल आकृति होना चाहिए कि नहीं, होती है भाई साहब, बिल्कुल होती है, सही आंसर। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड में आंतरिक कोण न्यून कोण होता है। तो जल्दी जल्दी दिमाग दौड़ाते जाएं, तो क्या होगा, न्यून कोण होता है, सही आंसर। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। तो ये भी सही बात है, बिल्कुल सत्य है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, असत्य है क्योंकि वो त्रिज्या नहीं है, वो तो क्या है, व्यास है। अर्धवृत्त पर अंतरित कोण समकोण होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि नहीं है, थोड़ा सा जल्दी दिमाग भी लगाना है अपन को फटाफट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यदि आगे बढ़ें तो अगला है हमारे पास कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हों तो वे सर्वांगसम होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है ये। 3 असमरेख बिंदु से होकर केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, ये पहला पहला अपना सही विकल्प आ गया, ये सही बात है, ये तो सत्य। त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, असत्य। एक वृत्त में है ना, तो त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, यानी हम ये बात जो हम कह रहे हैं, है ना। तो प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ने के बाद उत्तर देना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर मैंने जल्दी जल्दी में असत्य बोल दिया था, लेकिन इसका आंसर असत्य नहीं है, क्या है, सत्य है। ये एक सीख भी मिलती है यहाँ पे कि ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले प्रश्न अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और आगे हम अगला हमारा जो प्रश्न आ रहा है वो है 14वां प्रश्न है कि एक वृत्त में समान लंबाई की सीमित जीवाएं होती है। तो ये बात तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, असत्य, है ना। मेरे हिसाब से नहीं मतलब गलत बात ही है, ठीक है। चलिए, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है ना, ठीक है, सत्य ही आएगा ये। चलिए, तो उम्मीद है मुझे सत्य सत्य क्लियर हो गया होगा। अब एक शब्द में उत्तर में बात कर लेते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी, है ना। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है, ठीक है, उसे कितने भागों में विभाजित करता है। तो इसका आंसर है 3। उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाती है। तो उसको नाम दिया गया है व्यास, जो कि सबसे बड़ी जीवा है। व्रत किसे कहते हैं, तो ये ऊपर डेफिनेशन लिखी है, उसको देखकर आपको लिखना, ये होमवर्क है आपका, है ना। ये ऊपर डेफिनेशन लिखी है स्मरणी बिंदु में। चलिए, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है या नहीं, यानी आपको होता है या नहीं में आंसर देना है। तो इसका सही आंसर है कि बिल्कुल स्थित होता है ना, यानी अपन रख देंगे कि स्थित होता है, यानी ये वाला आंसर यहाँ से सही है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, हाँ ये नहीं।
अर्धवृत्त में अंतरित कोण कैसा होता है? तो समकोण होता है, यानी 90 अंश का होता है या समकोण होता है। ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड में अंतरित कोण कैसा होता है? तो इसका सही आंसर है कि न्यून कोण होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, लघु वृत्तखंड में अंतरित कोण कैसा होता है? तो हम बोलेंगे इसको कि ये अधिक कोण होता है। ठीक है, अधिक कोण होता है। चक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या कहलाते हैं? तो चक्रीय समांतर चतुर्भुज की अब यहाँ पर आपको डेफिनेशन बोलना है। तो चक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या कहलाएंगे? तो वो आयत कहलाएंगे, है ना। क्या कहलाते हैं? आयत। चक्रीय सम चतुर्भुज क्या कहलाते हैं? तो चक्रीय सम चतुर्भुज जो है वो वर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ग कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां, एक बिंदु से एक रेखा पर लंब की लंबाई रेखा की बिंदु से क्या कहलाती है? तो बताइए क्या कहलाएगी? तो वो तो दूरी कहलाएगी, है ना। तो इसका सही आंसर आ गया, दूरी कहलाती है। यदि कोई बिंदु रेखा पर स्थित है तो रेखा से उसकी दूरी क्या होगी? तो रेखा से उसकी दूरी होगी 0, 0। ठीक है। दो सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याओं में क्या संबंध होता है? तो सर्वांग सम है तो उनकी त्रिज्या कैसी होगी? बराबर होगी। तो वो लिख देना कि दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर होनी चाहिए। वृत्त के अंदर का भाग क्या कहलाता है? तो वृत्त के अंदर का भाग क्या कहलाता है? अभ्यंतर कहलाता है, हम अभी पढ़े थे। और वृत्त के बाहर का भाग क्या कहलाता है? बहिर्भाग कहलाता है, हम अभी पढ़ चुके हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास पूरे हमारे एक शब्द वाले उत्तर हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी मिलाइए, है ना। तो सही जोड़ी मिला लेते हैं और इसके साथ ही हमारा ये 1 अंक वाले प्रश्नों का जो वीडियो है वो भी समाप्त हो जाएगा। चलिए फटाफट मिलाते हैं। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? तो अर्धवृत्त का कोण जो है वो होता है 90 अंश, है ना। तो 90 अंश है सा में, तो इसका सही आंसर है सा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है, इसका सही आंसर है फा 180 अंश। चक्रीय सम चतुर्भुज, है ना, चक्रीय सम चतुर्भुज कौन होते हैं? तो वो वर्ग होते हैं, तो इसका सही आंसर है वर्ग होते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, यानी इसका सही आंसर है आ। किसी जीवा का लंबार्धक, है ना, किसी जीवा का लंबार्धक, है ना। तो किसी जीवी का लंबार्धक क्या होगा कि वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, तो यानी ये बाम में जाएगा इस तरीके से। दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है, यानी ये दा जाएगा। तो पूरे हमारे सही जोड़ी भी कंप्लीट हो गई। इस तरीके से 1 अंक वाले प्रश्न यहाँ होते हैं समाप्त। तो उम्मीद है मुझे कि ये वीडियो की मदद से आपको 1 अंक वाले प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको कोई भी डाउट या कोई भी ऐसा लगता है टॉपिक जिसमें कि आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताएं, तो हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। और एक विशेष सूचना कि 10th क्लास की वीडियो भी हम अब बनाना शुरू करने वाले हैं। तो 10th क्लास के विद्यार्थियों यदि हैं तो वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, और उन्हें भी बताएं आप सभी कि वो भी हमारे चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।